हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्ज़ाम भी लगभग आ ही गया। अगर आरआरबी पीओ की बात करें तो अभी हमारे पास 30 डेज से भी कम है और क्लरिकल में आपको और थोड़े दिन ज़्यादा मिल जाएंगे, 5-7 दिन ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मॉक टेस्ट में इस वीडियो में मैं नहीं देने वाला, लेकिन मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग ही मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगे। तो अगर डायरेक्टली पॉइंट में आते हैं कि किस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, तो ये है कि हम लोग क्या करते हैं। कोई भी, अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मौका अगर आप फॉलो करते हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे हैं। आप प्रैक्टिस मौका कर लो, ऑलिव बोर्ड का कर लो, फिर गाइडली हो गया, स्मार्ट कीड़ा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, सारे के सारे अच्छे हैं। ठीक है, आप किसी को भी फॉलो करते हो, तो हम क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के एक महीने पहले, मतलब प्रीलिम्स के एक महीने पहले, हम सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जितने भी स्टडीज़ ज़रूरी है हम सिर्फ वो नहीं करते, हम उसके साथ करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, फिर हम इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, फिर कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। मतलब ये सब भी हमें पढ़ना ही होता है, नहीं तो ये सब मेंस में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इन जनरल मतलब एक डेली शेड्यूल देखें, तो उधर पे हम लिख तो रखते हैं कि हाँ, एक दिन में या 2 दिन में एक मॉक हम देंगे, उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन क्या होता है कि उस मॉक में ना हम ओवरऑल कोई टारगेट सेट नहीं करते। जैसे कि 25 या 20 मॉक अगर आप लगा रहे हो, तो 20 मॉक देने के बाद आपके ऐसे कुछ सेगमेंट्स में फुल इम्प्रूवमेंट तो आना चाहिए ज़रूर। मतलब जो आपको पहले आते थे, जैसे कि आप कोई सिली मिस्टेक्स करते थे या पजल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो 20-25 मॉक देने के बाद आप ज़रूर कुछ ना कुछ तो आपको इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, और जो कि फिक्स्ड हो। फिक्स्ड मतलब आप उसके ऊपर रिले कर सको। ठीक है ना, कि आप फिर एग्ज़ाम में जाके उस चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड ना हो जाओ कि हाँ, अभी नहीं पता, पजल हार्ड आ जाएंगे तो क्या होगा, या फिर वो आ जाएगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा तो क्या होगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक छोटा सा चीज़ आपको, सब लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, ये चीज़ को मैं भी फॉलो करता हूँ, और जितने भी मेरी तरह रिपीटर्स हैं, मतलब कि जिन्होंने पहले एक बारी दो बारी एग्ज़ाम को दिया है, उन सबको ये चीज़ें पता होता है। तो स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि, और हमारे पास 28 डेज या 4 मतलब 4 वीक्स है हमारे पास। ठीक है, तो इस 4 वीक्स में मैं क्या करने वाला हूँ, और पहले मैं बता देता हूँ कि मैं ऑलिव बोर्ड को ही बेसिकली फॉलो करता हूँ। हालांकि एक दो और भी वेबसाइट से मैं मॉक देता हूँ, लेकिन मेनली मैं ऑलिव बोर्ड को ही फॉलो करता हूँ। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट को फॉलो करो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस 4 वीक में पहले जो 2 वीक होंगे, मतलब फर्स्ट जो 14 डेज होंगे, उसमें मैं लगभग 12 मॉक दे दूंगा। ठीक है, अभी क्या है कि टोटल 25 मॉक्स होते हैं ऑलिव बोर्ड में हर एक ईयर में। जैसे 2024 में भी आपको 25 ही मॉक मिलेंगे, तो दो मैंने पहले ही दे दिए। अब एक तो मैंने 2.5 महीने पहले दे दिए, और एक एक 1.5 महीने पहले मैंने दे दिए। तो अभी मेरे पास 23 मॉक्स है। ठीक है, तो उसमें से 12 मॉक मैं नेक्स्ट 14 डेज में दे दूंगा। 2 दिन एक्स्ट्रा रखा के किसी दिन मतलब कोई कनेक्शन का इशू हो गया, कुछ हो गया, इसीलिए मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा रखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 7 डेज मैं कोई भी मॉक नहीं दूंगा। फिर आखिर के जो 1 वीक रहेगा, मतलब लास्ट 7 डेज, उसमें मैं बाकी के 11 मॉक दे दूंगा। अब ये मैं क्यों करता हूँ, इसी के ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो आप अभी तक शायद वो काफ़ी सारे मॉक ऑलरेडी दे चुके हो, क्योंकि इस बारी तो जो है लाइव मॉक भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि हम जितने भी मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर हम करते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है वो हम लोग करते हैं सिली मिस्टेक्स। अब सिली मिस्टेक्स क्या होता है, ऐसे टॉपिक जो आपको आते हैं, जो काफ़ी आसान भी है, आपने उसका क्लास भी कंप्लीट कर डाला, फिर आपने प्रैक्टिस भी कर लिया। ठीक है, अब उसके ऊपर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, तो या तो बहुत जल्दी करने के चक्कर में, या तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम उसमें गलतियां करके आते हैं। और ये सबसे होता है, मुझसे भी होता है, हर कोई से होता है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स कौन से होंगे, जैसे कि सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, फिर अल्फा न्यूमेरिक आ जाता है, और आप डायरेक्शन बोल सकते हो। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में स्पीड मैथ जो होता है पोर्शन, उसमें तो इसमें हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, मतलब ऐसे मिस्टेक्स जिसके बारे में, मतलब उस टॉपिक के बारे में हमारा पूरा ग्रिप अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, लेकिन उसमें भी हम लोग फिर भी जल्दी करने के चक्कर में, या फिर थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा ध्यान ना देने के चक्कर में,
हम उसमें 1-2 मार्क्स कहीं ना कहीं गवा के आते हैं। तो ये हो गया पहला। अब सेकंड क्या होता है, सेकंड वो पोर्शन होता है मॉक का जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। अब कोई इसमें सिली मिस्टेक नहीं करता। आपने भी, अगर आप 5-10 आपने जितने भी मॉक दिए होंगे, आपने भी गौर किया होगा इस चीज़ में कि कोई पजल में जाके या डीआई में जाके मतलब बहुत बड़ा सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से गलती कर दिया, करके आ गया, ऐसा नहीं होता। हालांकि 2-1 केस में शायद हो सकता है कि कुछ लिखा है हमने कुछ लिख लिया, कुछ लिखा है हमने कुछ अलग ही पढ़ लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बल्क वेटेज वाला सेगमेंट होता है, इसमें हम क्या होता है कि आइदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हम थोड़े डर जाते हैं, और इस वजह से हम हाईली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और इसका इम्पैक्ट उसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उस पूरे क्वेश्चंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे आप किसी पजल में अटक गए, फिर आप उसको लेके बैठ गए, फिर उस चक्कर में आपका पूरा मॉक ही बैठ जाता है, ठीक है। या फिर आप किसी डीआई में जाके अटक गए, तो फिर हम उधर ही अटक जाते हैं। ये सब हम सब में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बिगिनर से उन्हीं के साथ होता है, सबके साथ ही ये सब होता है, ठीक है। और आखिर में जो है वो है कि हम डिसीजन ले नहीं पाते कि किसको रखें और किसको छोड़ दें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। प्रीलिम्स में तो होता ही है, स्पेशली पीओ के प्रीलिम्स में, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये मेंस में जाके। आप क्लरिकल का मेंस दो, पीओ का मेंस दो, किसी भी एग्ज़ाम में मेंस दो, डिसीजन लेना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब हम थोड़े डिटेल्स में समझेंगे कि ऐसा मतलब, अच्छा इसमें ना लिखा भी जा सकता है, तो हाँ। तो मैं जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट 14 डेज़ में मैं कुछ लगभग 12 मॉक मैं दे दूंगा, उसके बाद 7 दिन का फुल ऑफ, उसमें मैं कोई मॉक नहीं दूंगा, फिर आखिर के 7 दिनों में मैं मेरे बाकी के 11 मॉक दे दूंगा। अब ये मैं क्यों करूँगा, अब माउस में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हैंड राइटिंग खराब हो तो आप मतलब थोड़ा देख लेना। तो ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या है, देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मैं 12 मॉक देता हूँ ना, इस 12 मॉक में मैं सबसे पहले यही चीज़ का मतलब एक पेज में मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है। पहला कॉलम में मैं सिर्फ लिखता हूँ कि मेरे सिली मिस्टेक्स कौन से टॉपिक्स में हो रहे हैं। जैसे कि आज मैंने पहला मॉक दिया और उसमें मान लीजिए मैंने इनइक्वालिटी में गलती कर दी या डायरेक्शन में गलती कर दी, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक का नाम लिख कर रखूँगा कि सिली मिस्टेक्स का एक कॉलम रहेगा उसमें, मतलब एक पेज में मान लीजिए आपने ऐसे 3 कॉलम बनाए, उसमें से पहले का नाम दे दिया आपने सिली मिस्टेक वाला, तो इसमें मैं लिख कर रखूँगा कि हाँ ये टॉपिक सपोज मान लीजिए कि डायरेक्शन में गलती हो गया, ठीक है, या फिर और फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेशन में गलती हो गया। तो ये मैं 2 एक जहाँ पे सिली मिस्टेक्स होता है वो मैं लिख कर रखूँगा ये पहले कॉलम में, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा है, मतलब इसका यूटिलाइजेशन क्या है, नेक्स्ट दिन जब मैं मॉक देने जाऊंगा ना, तो पहले मैं इस पेपर को देख के बैठूंगा मॉक देने से पहले, ठीक है। और नेक्स्ट दिन के मॉक देने से पहले इन टॉपिक्स को मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके लूंगा। अब देखिए थोड़ा बहुत ही करना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है हम सिली मिस्टेक उन्हीं चीज़ों में करते हैं जिन जो चीज़ें हमें आते हैं। अब किसी को नहीं आता तो वो सिली मिस्टेक नहीं करेगा उस चीज़ में, ठीक है। तो थोड़ा आप 1-2 क्विज लगा लो काफ़ी है, क्योंकि मेरा पर्पस सीखना नहीं होता है उस टाइम पे। सिली मिस्टेक्स या फिर मतलब किस जगह पे मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में या क्या मैंने गलती कर दिया, सिर्फ उसी को मुझे एलिमिनेट करना होता है। तो मैं 1-2 क्विज लगा लूँगा नेक्स्ट मॉक से पहले, और सेम टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट मॉक में सिली मिस्टेक ना हो, इसके लिए मुझे जितना भी अटेंशन देना पड़े उतना देने की मैं फुल कोशिश करूंगा। अब गारंटी नहीं है कि 100% हो जाएगा कि उस टॉपिक में सिली मिस्टेक होंगे ही नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना भी हुआ मतलब उतना ही चलेगा, ठीक है। तो सेकेंड दिन में सेकेंड मॉक में मैं क्या कोशिश करूंगा कि पहले दिन में जितने भी सिली मिस्टेक्स हुए और स्पेशली जिन टॉपिक्स में हुए थे वो सिली मिस्टेक्स वो रिपीट ना हो। अब सेम सेकेंड दिन में भी कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। थर्ड दिन में मैं कोशिश करूंगा कि पहले 2 दिन में जो भी सिली मिस्टेक्स हुआ है वो उन टॉपिक के ऊपर से थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ किसी भी दिन सेम सिली मिस्टेक्स ना हो। अब ऐसे करते करते जब मैं 12 मॉक दे दूंगा ना, तो आप देखना एक ही चीज़ के ऊपर आप 1-2 बारी तो मिस्टेक करोगे, लेकिन आपके पास जैसे जब एक ऐसा कॉपी होगा और उसमें आप उस चीज़ को मेंशन करके रखोगे कि नहीं इस चीज़ को नेक्स्ट मॉक में ये सेम मिस्टेक्स नहीं रिपीट करना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में धीरे धीरे करके ही सही लेकिन इम्प्रूव कर जाओगे, वो आपके दिमाग में रह जाएगा। तो जब भी उस टॉपिक का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप ऑटोमेटिकली थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे।
तो इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सिली मिस्टेक्स एलिमिनेट हो जाते हैं। और जैसे कि 12 मॉक है, अब 12 सिल मतलब तो टॉपिक ही नहीं होंगे 12 जो मतलब अलग अलग सिली मिस्टेक्स करने के लिए। तो आपको भी देखना, आपको भी ऐसा ही मतलब मिलेगा कि 3-4 ही टॉपिक है। और ये अगर आपने एक बार ही नोट डाउन कर लिया, लेकिन ध्यान रखिएगा आप जिस टॉपिक में सिली मिस्टेक करेंगे सिर्फ उसका ही नाम लिखना, मतलब शायद आपने किसी में किया ही नहीं, एडवांस में ही लिख लिए, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी सिली मिस्टेक करोगे उसको मेंशन करके एक पेज में लिख लेना। अब सेकंड क्या आता है, सेकंड होता है कि हाउ टू इम्प्रूव द बल्क वेटेज। अब बल्क वेटेज में क्या क्या आता है ये सबको पता है कि पजल और डीआई यही सबसे मेजर पोर्शन होता है हमारे मॉक्स का, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो एक है टाइम, ये तो सबको पता है कि टाइम सबसे ज़्यादा चला जाता है। फिर आता है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपने भी बहुत बारी देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दी पढ़ने के चक्कर में हमें समझ में ही नहीं आता हमने मतलब क्या पढ़ क्या लिया हमने। तो काफ़ी जगह हम ऐसे गलतियां कर लेते हैं कि लिखा होता है दैट ए इज़ 1 प्लेस अबव बी, और हम नोट कर लेते हैं उल्टा बी इज़ 1 प्लेस अबव ए। या फिर लिखा जाता है कि देयर इज़ 2 फ्लोर बिटवीन ए एंड बी, और हम 2 की जगह पे 3 फ्लोर घुसा देते हैं। या मतलब ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हम कर लेते हैं जो कि एक्चुअली में पजल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, शायद वो पजल बहुत आसानी से हम सॉल्व भी कर लेते, लेकिन पढ़ने की चक्कर में मतलब गलत पढ़ने के चक्कर में उस पजल को लेके हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ होता है। थर्ड होता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का मतलब होता है ना कि हम जो वो बॉक्स बनाते हैं, जैसे कि फ्लोर वाला पजल में ये हम बॉक्स बनाते हैं ना, इसे बोलते हैं फ्रेमिंग, ठीक है। तो इसमें क्या गलती होता है पता है, हमारा ना एक कॉमन मतलब हैबिट होता है कि हम इसको हमेशा मतलब एक ही ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर होगा, फिर धीरे धीरे करके जितने भी हम नीचे जाएंगे, मतलब जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। कभी कभी क्या होता है पजल में दिया जाता है कि मतलब मान लीजिए एक रेस है, 8 लोग थे, तो मतलब पहले कौन आया, दूसरे में कौन आया, तीसरे में कौन आया, तो उसमें भी हम सेम ही चार्ट बना लेते हैं। लेकिन उसमें जो इधर का जो साइड का जो कॉलम होता है ना जिसके रिस्पेक्ट में हम पजल सॉल्व करते हैं, ये होता है असेंडिंग वाला। हम इसको इतनी बारी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि हम इस चक्कर में इसको भी सेम लॉजिक में सॉल्व करने चाहते हैं। तो क्या होता है जब हम लिख लेते हैं कि ए मतलब ए बी से 2 मतलब पर्सन पहले पहुंच गया, तो हम क्या करते हैं कि उसको 2 पर्सन पहले उल्टा लिख देते हैं। तो इसमें कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती है। और सिर्फ ये मतलब रेस की नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें भी मतलब हम उतना ध्यान नहीं देते कि ये जो मेन जो फ्रेम हुआ, इसका जो मतलब आप लेफ्ट मोस्ट आप कॉलम बनाते हो जिसके रिस्पेक्ट में आप पजल सॉल्व करते हो, तो क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये इसके लिए भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेम के लिए कभी कभी इसलिए गलतियाँ हो जाती है। फिर क्लूज में क्या होता है कि हम मतलब दिया कुछ जाता है, हम लिख कुछ लेते हैं, जैसे कि ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, और हम ए और बी के बीच में हम 3 के जगह 2 लोग मतलब नोट कर लिए, फिर सॉल्व करने के टाइम में सॉल्व नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम भी चला जाता है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो है एक्यूरेसी हैम्पर हो जाता है, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम इम्प्रूव कैसे करें। ऑलमोस्ट हम सारे लोग एक ही टाइप की गलतियाँ करते हैं। आप मेरा भी वीडियो देखना, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं उनका भी वीडियो देखना, तो जो भी हम कहीं भी अटकते हैं ना, तो ये इन रीजंस की वजह से ही अटकते हैं, ठीक है। कि हम या तो रीड जो किया वो ही लिख नहीं पाए, या फिर हमने फ्रेम ही गलत कर दिया। तो ज़्यादातर हम इन्हीं 2 रीज़न की वजह से अटक जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको इम्प्रूव कैसे करें। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए हम सबसे जो मतलब मतलब जो स्पेशली जो बिगिनर्स है, जैसे जैसे मैं भी वो गलती करता था, वो क्या होता था वो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये सेकंड पजल है, सॉरी सेकंड मॉक है, जो मैंने लगभग 1.5 महीने पहले दिया था, ठीक है। अब मार्क्स तो बहुत घटिया मिले थे मुझे, 46 अटेम्प्ट थे, 2 गलत थे, और ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो एनालिसिस करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यही है ये जो सेकंड पॉइंट है ना कि हम कैसे इम्प्रूव करें हमारे बल्क वेटेज को। ये इम्प्रूव मतलब हम कर सकते हैं हमारे एनालिसिस के टेक्निक से। अब एनालिसिस में क्या ही गलती कर देते हैं हम, जैसे कि जब मैं बिगिनर था तो मैं क्या करता था, जैसे कि ये मैंने पूरा मॉक दे दिया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए मैं वो पहले सॉल्व कर लूँगा, फिर मैंने जो क्वेश्चन छोड़ दिए उनको सॉल्व कर लूँगा,
और मैं अपना एनालिसिस ख़त्म मानता था। अब देखिए, ये एनालिसिस हुआ ही नहीं। इसका पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मतलब एग्ज़ाम मेरा जितना भी अच्छा हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन तो मुझसे छूटने ही वाले हैं। अब ये पीओ का प्रीलिम्स है, ऐसा थोड़ी ना होगा 45 मिनट में 80 आउट ऑफ 80 करके आओ। तो कुछ भी मैं करूँ, कुछ ना कुछ तो मुझसे छूटेगा ही। अब एनालिसिस में अगर जो छूट गया वही एनालाइज करके चलाया मैं, तो फिर एनालाइज तो हुआ ही नहीं ना। अब एनालिसिस आपको कैसे करना है वो ही सिर्फ समझना है, तो आपका जो ये बल्क पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो आपने जिसमें भी अपने गलतियाँ की उसको आपको एक बारी देख लेना है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि मेरा, हाँ, ये पजल में गया था, और ये देखिए ये गया सिली मिस्टेक हो गया, ये गया था मेरा सीलॉग्स में। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद ना, फिर इससे कुछ देखना ही नहीं है, अब उसके बाद एनालाइज करना है इस स्क्रीन से। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होता है। इस कॉलम को अगर मैं देखूँ तो ये कॉलम ही मुझे बता देगा कि मेरा प्रिपरेशन अभी मतलब या फिर ये मॉक किस चीज़ के वजह से डूब गया। तो देखिए ये ही वो चीज़ है जिसकी वजह से डूब गया। अब ये था एक पजल। अब इसमें मैंने, आप देख सकते हो, लगभग मैंने 12 मिनट तो इसमें ही दे दिए। 12 नहीं, हाँ, 11 से 12 मिनट लगभग इसमें ही दे दिए, और फिर भी ये सॉल्व भी नहीं हुआ। और देखिए इस एक पजल के लिए मेरा ये पूरा एग्जाम ही डूब गया। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये भी एक था। अब ये भी एक पजल है, इसमें भी काफ़ी टाइम लग गया, जैसे कि मतलब ऑलमोस्ट 4 मिनट लग गया। ठीक है, तो जब मैं एनालाइज करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि इसमें मेरे बहुत टाइम चले गए इसमें, तो मैं सिर्फ इसे खोल के, मतलब इस क्वेश्चन को ओपन करके सिर्फ इसे सॉल्व करने नहीं बैठ जाऊंगा, तो फिर उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब सॉल्व तो आप कर ही दोगे, जैसे कि मैं भी कर ही लूंगा, क्योंकि 11 मिनट तो मैंने ऑलरेडी इस टाइम इन्वेस्ट कर ही दिया ना इसके ऊपर। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन क्या है, मतलब पजल का कैसा टाइप का क्वेश्चन था ये, जैसे कि इसमें मतलब ये शायद कुछ रेक्टेंगुलर, हाँ, अब इसमें मैंने क्या गलती किया था पता है? इसमें बोला गया था कि 4% सिटिंग ऑन द लार्जर साइड ऑफ द टेबल फेसिंग इनसाइड, 4% सिटिंग ऑन द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब है कॉर्नर वॉर्नर का कोई सीन नहीं था इसमें। तो 2-2% लार्जर साइड में बैठते, 2-2% शॉर्टर साइड में बैठते। लेकिन मैंने ना ये पोर्शन उतने अच्छे से, मतलब मैंने रीड ही नहीं किया। मैं सिर्फ देखा कि 8 लोग हैं और 4 लोग एज में बैठे हैं, उसके बाद मतलब जो एज में बैठे हैं वो इनसाइड देख रहा है, तो इसके बाद में शॉर्टर साइड वाला जो सेंटेंस था वो मैंने रीड ही नहीं किया। मैंने फिर जितने भी एज में बैठे हैं उनको सिर्फ इनसाइड मतलब दिखा दिया, और बाकी के कॉर्नर पकड़ के उनको आउटसाइड दिखा दिया। ठीक है, फिर मैं ये सॉल्व करता रहा और मेरा सॉल्व हुआ ही नहीं। फिर काफ़ी टाइम बाद मैं इसे छोड़ दिया, इसके वजह से मेरा पूरा एग्ज़ाम भी डूब गया। फिर मैं जब एनालिसिस करने आया तो मैंने देखा कि नहीं, इधर मैंने छोड़ दिया था, तो तब पजल बन भी गया। लेकिन अगर तब मैंने पजल बना भी लिया ना, फिर भी इसको एनालाइज नहीं कहते। अगर आपको इसे एनालाइज करना है तो आप पहले आपने देख लिया कि आपने गलती क्या किया। अब आप इस टॉपिक के ऊपर या इस अरेंजमेंट के ऊपर या इस टाइप का एटलीस्ट 5 क्वेश्चन बनाओ अलग से, इससे नहीं। अब इससे ही बनाओगे तो क्या ही एनालाइज हो जाएगा। आपने तो देख लिया, जैसे कि मैंने देख लिया कि गलती मेरी रीडिंग में था, तो मैं अलग से 5 क्वेश्चन बनाऊंगा ना इस जैसे पजल के ऊपर, तब तो ना मेरा रीडिंग इंप्रूव होगा। नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं भी खुद यही करता था कि मैं इसको ही बना बना देता था और मैं सोचता था कि मेरा एनालिसिस हो गया। अब उससे क्या ही एनालिसिस हुआ, उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ऐसे ही आप जितने भी क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जैसे ये एक बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब इसमें भी कुछ ऐसा था कि 5 फैमिली पर्सन थे, वो अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब लगभग 3 मिनट में हो जाना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा कि ऐसे पजल लूँगा और उसे फिर ऐसे 5 पजल को सॉल्व करूँगा। ठीक है, आप मान लीजिए कभी आप डीआई में अटक गए, तो आप उस टाइप का एक डीआई लो, बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है, आप क्लासेस से भी कर सकते हो, और फिर उस टाइप के डीआई को 5 या 6 डीआई आप सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे आप ढूंढो इस कॉलम में कि किस में आपको सबसे ज़्यादा टाइम चला गया, और फिर उन टॉपिक को आप 5 या 4 या 3 जितना भी आपसे हो सके वैसे करके डिफरेंट सोर्सेस से सॉल्व करो। तो आप देखना नेक्स्ट मॉक में जब भी वो सेम चीज़ आएगा ना, तो उसमें आप थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करोगे।
क्योंकि उस गलती के लिए आपने 5 बारी उस सेम टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो किए। ठीक है, अब ये सब करने के बाद जब आपका मन चाहे तब आप बाकी के जो छोड़ दिए थे वो आप प्रैक्टिस कर लेना। अब ये मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आप जितने भी अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओगे तभी ना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर इसी में इम्प्रूवमेंट नहीं आया, जैसे कि बहुत लोग, जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि स्पीड मैथ पहले करता हूँ, उसके बाद मैं डीआई करता हूँ। अब मैं एनालिसिस में अगर मैं सिर्फ एरिथमेटिक इधर से करना प्रैक्टिस करूँ तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा मेरे मॉक में। क्योंकि मैं मॉक में, मतलब सॉरी टेस्ट में, क्योंकि मैं पहले तो प्रेफरेंस देता हूँ स्पीड मैथ को, उसके बाद देता हूँ डीआई को, फिर अगर टाइम बच गया फिर आता हूँ मैं एरिथमेटिक में। तो अगर मुझे एरिथमेटिक में कुछ करना है, मतलब 3 हो 4 हो 5 सवाल करना है, तो मुझे डीआई और स्पीड मैथ में टाइम कम देने होंगे। अब टाइम कम देने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में मैं गलत करके आ गया। मतलब उनको और अच्छे से करने होंगे कि मैं इतना टाइम बचा पाऊँ कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर भी टाइम कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। ठीक है, तो ओवरऑल में ये पूरा जो मैंने मॉक आपको दिखाया, इसमें मैं आपको यही बोलता हूँ, जो जो बल्क वेटेज है उसको आप एनालाइज वैसे मत करो कि आप उसे सॉल्व करो। उसकी जगह पे आप पहले देखो कि उसमें आपने कितना टाइम ज़्यादा लिया। अब उसी टॉपिक का 4-5 क्वेश्चन कोई डिफरेंट सोर्स से सॉल्व करो, और ये हर मॉक के साथ करो। ठीक है, और ये जो सेकंड कॉलम है इसमें उसको लिखो जिस टॉपिक में, मतलब जिसमें भी जिसका बल्क वेटेज रहता है, जैसे कि आपका पजल हो गया, डीआई हो गया, ठीक है, उसमें आपने किस में गलती की उसको लिखो और उसका प्रैक्टिस करो, 4 करो 5 करो। ठीक है, और इसे ना आपको ऐड ऑन करते रहना है। मतलब आप आज स्टार्ट किए तो फर्स्ट 14 दिन हर दिन आपको 5 5 5 5 करते ही रहने हैं। फिर नेक्स्ट दिन आपका डीआई ऐड किए तो नेक्स्ट दिन से हर दिन आपको 5 5 5 5 डीआई करते रहने हैं। ठीक है, मान लीजिए थर्ड दिन आपने इसमें ब्लड रिलेशन ऐड कर दिया क्योंकि ब्लड रिलेशन में आपका काफ़ी टाइम चला गया, तो हर दिन, मतलब जितने भी जिस दिन भी वो ऐड होगा, उसके बाद से जितने भी दिन बचे सारे दिन आपको वो 3 4 करके ब्लड रिलेशन करते रहने हैं। ठीक है, ऐसे करके आप फर्स्ट 14 डेज में, जैसे कि मैं 12 मॉक देने वाला हूँ, आप 13 दे दो 15 दे दो, लगभग एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मैंने बोला है कि 7 दिन मैं कुछ नहीं दूंगा, कोई भी मॉक नहीं दूंगा। अब इसका कारण क्या है? इसका एक ही रीज़न है कि मैंने जितना भी प्रैक्टिस किया ना, अब उन सारे चीज़ों में टाइम कम करने की कोशिश करूंगा। अब इस टाइम में अगर मैं मॉक देते हुए टाइम घटाने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं मेरा एक्यूरेसी बिगड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 14 डे का मैंने फुल एक लिस्ट बनाया, इस लिस्ट में जो भी बच गए, मतलब कि आप मान लीजिए कि मैंने मतलब सिली मिस्टेक्स में पहले लिखा था कि सिलॉक्स, फिर वो सिलॉक्स में मिस्टेक्स होना बंद हो गए तो फिर मैं उसे मिटा दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ पॉइंट रह गया जो कॉन्टिन्यूसली 2 मॉक 1 मॉक के बाद वो मिस्टेक्स रिपीट ही हो रहे हैं। ठीक है, तो और फिर जैसे कि पजल हो गया, डीआई हो गया, इसमें भी मतलब मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ लेकिन टाइम उतना कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स का आप अच्छे से उनकी, मतलब आपको अगर उसकी बेसिक की ज़रूरत है तो आप एक बार बेसिक को रिवाइज कर लीजिए। अगर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो इस 7 दिन, इस मिडिल वाले 7 दिन में आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि उसके बाद आपको कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी है इस आखिर के 7 दिनों के लिए। ठीक है, अब ये हो गया आपका, आपने ऑलमोस्ट आपके सारे सिली मिस्टेक्स को एलिमिनेट कर दिया। फिर आपने जो बल्क वेटेज होता है मॉक में या टेस्ट में, उसमें भी एक कमांड आपने अच्छे से बना लिया। अब ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग, और इसके लिए ही आखिर के 7 दिन आप रखेंगे। अब ये क्या है, एक इसमें ना आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, वो क्या है? क्वेश्चन छोड़ना प्रैक्टिस करना है। अब कैसे छोड़ना? अब देखना, सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बोला था पहले कि एग्ज़ाम इसलिए डूबता है कि हम एक क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन लेके बैठ गए और एग्ज़ाम भी बैठ ही जाएगा। ये सिर्फ मॉक में नहीं, आप जब मतलब ओरिजिनल टेस्ट जब दोगे, जब प्री जब दोगे, उसमें भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रेस तो और भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो देखिए, आपने पहले लगभग 10-12 मॉक लगा लिए, फिर आपने 7 दिन प्रैक्टिस कर लिए, आपने जितना एफर्ट देना था दे दिए। ठीक है, अब आप तो मतलब इसके ऊपर तो आपको अब कोई मतलब रिग्रेट नहीं रहेगा, नहीं मैंने ये थोड़ा कम किया, वो थोड़ा कम किया। आपने पूरे इतने इतने टाइम तक अपने पूरे प्रैक्टिस वैक्टिस जो सीखना वीखना था सब सीख लिया। ठीक है, इस 7 दिन आपको कुछ नहीं सीखना है, अब न्यू कुछ नहीं सीखना है। ठीक है,
जो सीख लिया अब वो काफ़ी हुआ। अभी क्या है, आपको इस लास्ट के आखिर के जो 7 दिन है, इसमें जब आप 10 या 11 या 12 आप जितने भी मॉक दोगे, और मैं आपको बोलूँगा ये आखिर के मॉक आप जहाँ से भी दोगे एक ही वेबसाइट से दो, ठीक है। क्योंकि आप अलग अलग जगह जाओगे, अलग अलग मार्क्स आएंगे, फिर आपका जो है ना वो एक जो होता है कि खुद के ऊपर जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। हालांकि अगर उससे आपको इफेक्ट नहीं होता तो आप दे सकते हो, और वो का मतलब वो बेनिफिशियल भी है। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आपको मतलब उससे थोड़ा बहुत भी आपको डर लगता है तो आप एक ही वेबसाइट से दो, वो काफ़ी है, ठीक है। आप 10-12 मॉक लगाओ, और हर एक मॉक में अपने दिमाग में ये रखो कि अगर क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा टाइम ले सकता है, तो मैं उसे बाद में अटेम्प्ट करूँगा, मैं स्किप करके आगे बढ़ जाऊँगा। ये प्रैक्टिस करने में एक्चुअली में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ये ट्राई करना स्टार्ट करोगे ना, तो एग्ज़ाम में आप छोड़ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 7 दिन पहले स्टार्ट करो, और एटलीस्ट 10 से 12 मॉक इसको मतलब इसको अप्लाई करते हुए दो। क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है एग्ज़ाम में, जैसे कि आपका मॉक स्टार्ट हुआ ना, तो पहला मान लीजिए एक पज़ल आया जो आपको देखने में लगा कि ये पज़ल ना थोड़ा हार्ड है, तो मेरा टाइम जा सकता है, मैं इसे स्किप कर देता हूँ, और आप स्किप कर भी दोगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम हो जाता है, मान लीजिए अगर सेकंड में भी और एक पजल आ गया, मतलब पहले 5 क्वेश्चन आपने स्किप कर दिए, अब सेकंड में भी फिर से पजल आ गया, और अब आप सोचने पड़ गए कि भाई सब कुछ ही स्किप कर दूंगा तो क्या ही मैं एग्जाम में करूंगा, फिर तो मेरे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे। और उस चक्कर में आप कहीं ना कहीं उस सेकंड प्रॉब्लम को लेके बैठ गए, और कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन अगर थोड़ा ज़्यादा ही मुश्किल आ गया तो पूरा एग्जाम बैठ जाएगा। तो ये जो होता है स्किप करना, क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप मतलब उसे छू ही मत, ऐसा नहीं। लेकिन स्किप करो, अगर आपको इनिशियल स्टेज में लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, उसे आप पूरी तरीके से स्किप कर दो, उसमें टाइम मत वेस्ट करो। आप जाके जितने भी आसान टॉपिक है वो कर लो। बहुत लोग ऐसे करते भी है, आपने देखा होगा कि बहुत लोग पूरा जो पेपर होता है उसमें पहले स्कीम कर लेते हैं, ठीक है, फिर जो आसान टॉपिक्स है वो कर लेते हैं, फिर पजल में आता है। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप पहले ढूंढ के, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हार्डली 30 से 40 सेकंड लगेंगे ये डिसीजन लेने में कि ये पजल करना है कि नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे ना डाउट्स आ जाते हैं जब आप एग्ज़ाम में जाओगे कि ये भी छोड़ दूंगा वो भी छोड़ दूंगा, अब इतना कुछ छोड़ दूंगा तो कैसे होगा, ठीक है। ये डाउट में नहीं आना। आपको अगर लग रहा है ये हार्ड है, आप उसे छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। ये हुआ पहला। और सेकंड, इसमें और एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो क्या है, अब मान लीजिए आपने एक पजल लेके बैठ गए, और पजल भी काफ़ी घुमाऊ है। बहुत लोग क्या सोचते हैं, जैसे कि मैं भी यही गलतियां करता हूँ, वो क्या है, हम सोचते हैं कि भाई मैंने 5 मिनट दे दिया इस पजल में, ठीक है, अब तक मुझसे बना नहीं, शायद और 2 पॉसिबिलिटी लेने के बाद ये बन जाएगा, ठीक है, तो और मैं 2 मिनट देता हूँ या 1 मिनट देता हूँ, नहीं तो 5 नंबर मिल जाएंगे मुझे, और नहीं तो यही 5 नंबर मतलब फिर से लाने के लिए मुझे और भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। और लेकिन इस चक्कर में आप देखना, इस 5 मिनट का कभी 10 मिनट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अभी 12 मिनट चले गए मेरे, मैं उसी को लेके बैठा रहा, नंबर मेरे एक भी नहीं आए, ठीक है। आपको ये सब नहीं करना। अगर आप मानते हो कि मतलब मान लो आप किसी सिचुएशन में एक डीआई या एक पजल को लेके आप फंस गए, तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको उधर से बचने में हेल्प करेगा। आप क्या करो, आप पजल को अच्छी तरीके से पढ़ो, और उसके जितने भी क्लूज है उसको नोट डाउन कर लो, और फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं पजल को कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे उतना मतलब उतना समझ में नहीं आ रहा है कि एक पॉसिबिलिटी में होगा, 2 पॉसिबिलिटी या काफ़ी सारे पॉसिबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करो, इन दोनों को करने के बाद उसे छोड़ दो, और कोशिश करो इन दोनों को 2 से ढाई मिनट में करने की, हालांकि ये टाइम काफ़ी होता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपका इधर पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप दूसरे क्वेश्चन में मार्क्स गेन कर सकते हो। और अगर फिर आपने देखा कि पूरा पेपर ही हार्ड आया है, हालांकि ये बहुत रेयर होता है, मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, पूरा पेपर ही मतलब बहुत ही हार्ड आया है, और आपने जितने भी आसान सवाल थे सब आपने कर लिया, फिर आप इसमें बैक करना,
आपने ऑलरेडी क्वेश्चन को एक बारी रीड भी कर रखा है और सारे क्लूज भी आपने लिख रखे हैं, तो इस बारी आप जब सॉल्व करने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दी कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि सब कुछ तो आपके पास लिखा हुआ है, अब सिर्फ आपको सॉल्व भी करना है, और उस टाइम पे आपको ये कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा कि इसको करने के चक्कर में कहीं मेरे आसान सवाल ना निकल गए, वो भी नहीं होगा। तो आप ऐसा करना कि अगर आप कभी क्वेश्चन मतलब डिसाइड नहीं कर पाए कैसे छोड़ना है कि करना है, फिर आपने स्टार्ट कर दिया और अटक गए, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद 2 से ढाई मिनट में मुझे उस क्वेश्चन को रीड भी करना है, और उसका जो फ्रेम है या फिर जितने भी क्लूज है उन्हें राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद भी अगर मुझे हार्ड लगे तो मुझे छोड़ के चले जाना है। ये सिंपल सा चीज़। अब ये जो आखिर में जो चीज़ आया डिसीजन मेकिंग, मतलब जिसके लिए आप इतना कुछ करोगे, अब देखना यही आपका मार्क्स गेन करवाता है, ठीक है। किसी भी शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हार्ड होता है, आप देखना उस शिफ्ट के बाद बहुत सारे एडुकेटेड है जो लाइव एनालिसिस करवाते हैं। आप देखना बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो उधर पे जो कमेंट करते हैं कि उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही चीज़ कमेंट करते हैं कि उस पजल में अटक गया या उस डीआई में अटक गया। लेकिन आप अगर उसको अटेंड करने के बाद भी 2 से ढाई मिनट में उसे छोड़ के निकल गए और बाकी चीज़ आपने अटेंड कर दी, तो आपका जो एवरेज परफॉर्म ऑल ओवर जो आपका परफॉर्मेंस रहेगा वो एवरेज से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही तो मैं आपको बोलूँगा। आप भी, अब आपको मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरा यही फॉलो करो, आप अपने हिसाब से बना लो, लेकिन उसमें ये 3 सेगमेंट रखो। पहला सेगमेंट जिसमें आप अपने सिली मिस्टेक्स को एलिमिनेट करो, और जिसमें अपना अपना बल्क पोर्शन में आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो करो, और उस पोर्शन में आप सब कुछ इवेलुएट करो कि आप कहाँ कहाँ पे अटक रहे हो, ठीक है। फिर आप 7 दिन ना हो तो एटलीस्ट 5 दिन ही रख लो खुद के लिए, और उस 5 दिन में सब कुछ अच्छे से ब्रश अप कर लो, ठीक है। कि पज़ल थोड़ा स्लो हो रहा है तो बहुत अच्छे से पज़ल, हालांकि पज़ल आपको इधर से ही प्रैक्टिस करना है, जैसे कि मैंने बोला जो भी अटकेगा वो उस दिन से डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये तो सिर्फ फाइनल टच देने के लिए है। ये सब कंप्लीट करके आखिर में एटलीस्ट 5 से 7 दिन आप रखो, और जिसमें आप 10 से 11 मॉक लगा दो। अब उस टाइम पे उतना ज़्यादा कुछ और आप पढ़ोगे भी नहीं, कोई नहीं पढ़ता, सब प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। उस टाइम में आप एक दिन में 1 मॉक 2 मॉक इजीली हैंडल कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो आप इसे फॉलो करना। तो मैं आज से ही शायद देना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब सारे वीडियोस तो शायद अपलोड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि और इतने वीडियो आप देख के भी क्या करोगे आपका भी अभी मतलब एग्ज़ाम आ रहा है, मेरा भी एग्ज़ाम है। जितना हो सके मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। और आप और बाकी मैं जो अपलोड नहीं कर पाऊँगा कि उतना उसका मैं मार्क्स आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप भी ज़रूर उन सब में कमेंट करना कि आपको कितने मार्क्स मिले, तो इससे क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो सबका अच्छा लग रहा है तो मुझे भी और थोड़ा अच्छा करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको, ये स्ट्रेटेजी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए बाय।